बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टैट 301 का लेक्चर नंबर 15 से लेके लेक्चर नंबर 17 तक आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले देखिए आपके पास क्या आ रहा है। स्कैटर डायग्राम क्या होती है। स्कैटर डायग्राम में आपके पास ग्राफ के ऊपर जो है ना वो कुछ पॉइंट्स जो होते हैं ना उसको मेंशन किया जाता है। जैसे स्कैटर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का स्प्रेड हो ना, तो देखेंगे पॉइंट्स जो है ना वो एक ग्राफ के ऊपर स्प्रेड जो होता है ना उसको हम स्कैटर कहते हैं, स्कैटर डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट देख लें आप। आपके पास जो है ना वो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। तो ये जो आपके पास इक्वेशन है ना ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आपने देखना है। y आपके पास क्या है, कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, y डिपेंड कर रहा होता है किसके ऊपर, अपनी आगे वाली सारी इक्वेशन के ऊपर। x जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, a जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है y इंटरसेप्ट को, और जो b है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है स्लोप को। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना ये हमारे पास इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की। फिर यहाँ पे आपके पास आ जाता है इंटरप्रिटेशन a और b की। तो कहते हैं कि आपके पास स्लोप फाइंड करने के लिए हम b इक्वल रखते हैं tan थीटा के। ठीक है, तो ये जो होती है ना ये लाइन आपको नज़र आ रही होगी जिसमें इक्वेशन आपको है a प्लस बी एक्स। तो ये इसका बेसिकली ये मकसद है कि आपको ये बता रहे हैं कि जो आपके पास इक्वेशन है वो कितनी जो है ना वो स्ट्रेट लाइन की बन रही है। और स्लोप जो है ना वो बेसिकली कहते हैं ढलवान को, आम अल्फाज में इंग्लिश में। तो उसका ये मतलब होता है कि जो आपके पास इक्वेशन है वो कितनी जो है ना वो एक कह लें आपकी उसकी क्या स्लोप बन रही है, क्या उसकी ढलवान बन रही है, कैसे वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, डाउन से अपवर्ड की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये कुछ था इसमें। नेक्स्ट आप आ जाए, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें बताऊंगी जो पेपर में आ सकती हैं, बाकी थ्योरी है आपने रीड करनी है, आपका दिल करता है तो उसको कर लें। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वगैरह मैं साथ साथ आपको बता देती हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके पास जो है ना वो आ जाती है ये नॉर्मल इक्वेशंस। इसमें क्या है, सम ऑफ y इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सम ऑफ x। ठीक है, और नीचे वाली है इक्वेशन सम ऑफ एक्स वाई की, जो कि इक्वल है a सम ऑफ x प्लस b सम ऑफ x का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये आपने कैसे यूज़ करनी है, तो ये आपको जो है ना वो गिवन कर देंगे डाटा, और आपको कहेंगे भाई नॉर्मल इक्वेशन जो है ना अप्लाई करें। तो जो सा आप उन्होंने नंबर ऑफ वैल्यूज़ दी होंगी आपने उनमें देखना है कौन सा x और y दोनों गिवन है या फिर खाली एक्स वाई गिवन है। आपने उसके अकॉर्डिंग जो है ना डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ पुट करके आंसर फाइंड कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जैसे इन्होंने ये डाटा दिया हुआ है ना एक्स और वाई। जब हमें एक्स और वाई ऑलरेडी गिवन किया हुआ है और अब हमने क्या करना है, बोलेंगे कि आप इसके ऊपर नॉर्मल इक्वेशन लगाएं। तो देखिए आपने ये जो है ना उसमें आपको क्या क्या चाहिए था, एक्स स्क्वायर भी चाहिए था, एक्स वाई भी चाहिए था। आपने सिंपली वैल्यूज़ को पुट करना है। देखिए यहाँ पर भी इन्होंने ऐसे ही किया है। तो आपके पास दो इक्वेशंस बनी है, 10 इक्वल्स टू 5a प्लस 15b और 37 इक्वल्स टू 15a प्लस 55b। फिर इन दोनों वैल्यूज़ में से a की वैल्यू फाइंड करें, b की वैल्यू फाइंड करें। इक्वेशंस को ऊपर नीचे रख के कटिंग होती है जिस तरह भी, तो जो है ना सिंपल कैलकुलेशन करके आपके पास जो है ना ए और बी के आंसर जब आ जाएंगे उसको आप एक स्ट्रेट लाइन के फार्मूले में पुट करें, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। तो a था जहाँ पे वहाँ पे -0.1 आ रहा है, ये a का आंसर था, और b की जगह 0.7 आ रहा है आंसर। ठीक है, इस तरह से आपने फाइंड कर लेनी होती है वैल्यूज़ को। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लें ये आपके पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट का फार्मूला है, इसको आपने याद कर लेना है। स्टैंडर्ड डेविएशन y ऑफ x अंडर रूट इक्वल्स टू अंडर रूट सम y माइनस वाई हैट ओवर का होल स्क्वायर ओवर n-2। तो आपने इस फार्मूले को अच्छे से याद कर लेना है। एक ये फार्मूला और एक आपको जो नीचे फार्मूला नज़र आ रहा है ये ऑल्टरनेटिव फार्मूला है स्टैंडर्ड एरर का। या ऊपर वाला याद कर लें या नीचे वाला, वैसे तो आपको दोनों कर लेने चाहिए, कोई भी पेपर में आ सकता है डाटा, कोई भी गिवन किया हो सकता है, कह सकते हैं कि आप इसको फाइंड कर दें। ठीक है, नेक्स्ट ये इन्होंने आपको इंटरप्रिटेशन बताई कैसे इसको अप्लाई करते हैं। आपको डाटा गिवन क्या होगा एक्स और वाई, फिर आपने एक्स स्क्वायर उसका निकाल लेना है, वाई स्क्वायर निकाल लेना है, एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर लेना है, वो चीज़ें फाइंड कर लेनी जो इस फार्मूले में लगनी है। तो सिंपल फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करें, कैलकुलेशन करें और आंसर निकाल लें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कोरिलेशन। हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है आ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल्स
एक्स एंड वाई, कहते हैं आपके पास दो रैंडम वेरिएबल है एक्स और वाई, और आप उनका एक जो है ना वो लीनियर रिलेशनशिप बना रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कोरिलेशन का, ये न्यूमेरिकल मेजर होता है, ठीक है। तो इसकी देख लें आप, पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फार्मूला क्या है। कोरिलेशन को आर से डिनोट करते हैं, पहली बात आपने जहन में रखनी है। तो देख लें कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या बनता है। इसको ऊपर रखेंगे एक्स वाई के और नीचे रखेंगे अंडर रूट वेरिएंस एक्स और वेरिएंस वाई को। एक आप इस तरह से अप्लाई करेंगे, और जो ऊपर है ना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक्स वाई, वो कैसे फाइंड किया जाता है। उसके लिए आपने वैल्यू लेनी होती है एक्स माइनस एक्स बार का सम और वाई माइनस वाई बार का सम, इनको मल्टीप्लाई करके ना इसका जो सम आएगा वो फाइंड करना है, उसको डिवाइड करना है आपने एन पे, तो आपके पास ऊपर वाली चीज़ भी आ जाएगी। एक और इसका शॉर्टकट फार्मूला है, आप इसको अच्छे से याद करें, वैसे तो ये ज़्यादा जो है ना वो आता होता है, आ जाए तो आर इक्वल्स टू सम एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एन ओवर अंडर रूट सम ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स का होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन सम ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस सम ऑफ वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। और ये भी चीज़ मैं बता दी कि इसकी जो आपके पास आएगी ना आर का कोरिलेशन, वो -1 से +1 के दरमियान में आएगा। तो ये आपके पास जो है ना ये MCQs है। फिर कहते हैं आपके इस केस में कोरिलेशन पॉजिटिव कब होगा, जब आपके पास वैल्यू 0 से 1 के दरमियान आएगी तो वो पॉजिटिव है। नो कोरिलेशन कब होगा, जब आपके पास 0 के इक्वल होगा कोरिलेशन। और नेगेटिव कोरिलेशन ऑब्वियस है कि जब आर जो है ना आपके पास वो दरमियान आएगा -1 से 0 के, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाए आपके पास, नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, ये भी आपके पास जो है ना ये डायग्राम इन्होंने दिया हुआ है, डाटा गिवन किया हुआ है एक्स और वाई, ठीक है। अगर कहते हैं कोरिलेशन फाइंड करें, आपने ये इस तरह से एक्स वाई गिवन है, एक्स स्क्वायर फाइंड कर ले, वाई स्क्वायर फाइंड कर ले, एक्स वाई कोरिलेशन के फार्मूले में सिंपली पुट किया हुआ है और आंसर फाइंड किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग आ जाए नेक्स्ट नंबर 16, उसमें क्या है, सेट्स की डेफिनेशन है। आपको पता है सेट क्या होती है, कलेक्शन होती है सेम काइंड ऑफ डाटा की, ठीक है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है सेट्स की, आपको एक सेट दिया हुआ है जिसमें ABCD या बी में 1 2 3 7 है। तो ये एग्जांपल्स आपके पास सेट कैसे बनते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट ऐसे सेट होते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं बिलाखिर ना, जहाँ से स्टार्ट हुए हैं उनका कोई एंड भी होगा। तो ये 1 से लेके 100 तक है, तो ये आपके पास एक फाइनाइट सेट है। तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स फाइनाइट सेट की, आपने इनको रीड कर लेना है। और आगे आता है सबसेट। सबसेट कहते होते हैं, सब मतलब पार्ट को कहते हैं। तो एक बड़ा सेट है, उसमें से आप जो है ना वो कुछ पार्ट निकाल लेते हैं उस सेट का, तो कोई और एक छोटा सेट बना लेते हैं, उसको हम सबसेट कहते हैं, ठीक है। तो सबसेट का सिंबल भी आपने देख लेना है। देखिए जैसे इन्होंने दिया हुआ है A 1 2 3 4 5 और 10, तो सब B जो है ना वो इस A का सबसेट है। क्यों? क्योंकि B में देखिए 1 3 और 5 है, वो तो A में से भी डिराइव हो जाते हैं। तो ये आपके पास B जो है ना उसका सबसेट है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, अगर कहते हैं कि आपके पास सेट है ना B, वो सारी वैल्यूज़ नहीं बल्कि कुछ वैल्यूज़ जो है ना वो सेट ए में से ले रहा है, तो हम कहेंगे कि ये प्रॉपर सेट है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट आपके पास ऐसा सेट होता है जो आपके पास सबसे बड़ा सेट होता है और उसमें ऑल जो है ना वैल्यूज़ गिवन होती हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल में भी उन्होंने ये चीज़ बताई हुई है कि ए आपको 1 2 3 दे दिया है और उसका सबसेट फाइंड करना है। पहले खाली लिखें, फिर 1 फिर 2 फिर 3, फिर 1 को 2 के साथ लिखें, 1 को 3 के साथ लिखें, फिर 2 को 3 के साथ लिखें और एट द एंड सबको इकट्ठा मिला के लिख दें, ठीक है। ये सवाल करने के लिए आपने ना 2 की पावर लेना है, ए की कितनी वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ हैं। 2 की पावर 3 लेंगे, वो आ जाएगा 8। इसका मतलब है आपके पास टोटल सबसेट कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। आगे आ जाता है वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही सिंपल सी जो है ना वो डायग्राम है। देखिए तो करना क्या होता है इसमें, आपने एक जो है ना वो रेक्टेंगुलर बॉक्स लेना होता है। उस बॉक्स में जो है ना आपके पास जो बॉक्स है ना पूरा, वो पूरा पूरा यूनिवर्सल सेट होता है। आप ऐसे डिनोट कर लें, यूज से डिनोट कर लें। और उसके बीच में जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है ना, ये आपके पास क्या होते हैं, ये आपके पास सेट्स होते हैं। ये ए का सेट है और एक बी का सेट है, ठीक है। तो इसमें जो है ना ये जो सेट था ना पहले दिखाया इन्होंने, ये डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब होता है कोई भी पॉइंट कॉमन आपस में नहीं आ रहा है, देखिए ना दोनों सेपरेट सेपरेट है। नेक्स्ट आता है ये वाला आपके पास सेट जो है ना वो ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि कोई ना कोई पॉइंट इनमें कॉमन आ रहा है, जैसे देखिए दोनों आपस में जो है ना वो ओवरलैप कर रहे हैं, तो इनका कुछ ना कुछ सेट का पार्ट जो है ना वो आ रहा है ऐसा जो दोनों में मौजूद है। अच्छा, ये बेसिकली यूनियन के लिए इस्तेमाल होता है और जो आपके पास डिसजॉइंट है ना ये इंटरसेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये भी इन्होंने बता दिया है।
नीचे एग्जाम्पल है यूनियन इंटरसेक्शन, तो सबको ही आता होता है। यूनियन में जो है ना आपको दो सेट दिए हुए हैं, इन सबको आपने अरेंज करके और मिला के लिख देना है। और इंटरसेक्शन में क्या करना है, आपने दोनों सेट्स को वो पॉइंट्स लिखने हैं जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, देखिए जो शेडिड एरिया ना, ये ऐसा एरिया है ए और बी का जो आपस में सेम है, तो ये आपके पास इंटरसेक्शन कहलाएगा। ठीक है, फिर कुछ एग्जांपल्स हैं डिसजॉइंट सेट मैं बता चुकी हूँ कौन सा होता है, जो कोई पॉइंट कॉमन नहीं आता। अच्छा, सेट डिफरेंस फाइंड करना, तो डिफरेंस में आपने ऐसा करना होता है कि आपके पास जो दो सेट गिवन है ना, आपने उनमें जो सेम डाटा होगा ना, सेम आपके पास वैल्यूज होंगे, उनको काट देना होता है। और जो फर्स्ट वाले में बच जाती है ना, वो वाली वैल्यूज़ को आपने लिख लेना होता है, तो ये डिफरेंस होता है। अब इसको जो ना वेन डायग्राम के थ्रू भी समझ लीजिए कि ए और बी दो सेट हैं। अब आपने क्या किया, आपको जो ना ए का डिफरेंस बी से चाहिए, तो आपने ए और बी में जो सेम पोर्शन था वो तो काट दिया। ठीक है, और जो है ना हमारे पास जो ए में बचता है ना, सिर्फ वो लिखना होता है, तो ये ए वाला एरिया सिर्फ शेडेड होगा, हम बी को छोड़ देंगे। ठीक है, फिर कॉम्प्लीमेंट कैसे आप फाइंड करते हैं, कॉम्प्लीमेंट आप बार से डिनोट करते हैं इसमें। और इसमें क्या किया जाता है, यू में से माइनस कर दिया जाता है वो एरिया जो कि आपके पास कॉम्प्लीमेंट का होता है। तो एस जो है ना वो सारा का सारा यू है, और यू में से इन्होंने ए वाले एरिया को माइनस कर दिया, तो ये आपके पास आ जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट, कि यू में से ए को निकाल दें। फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन की हुई हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए होता है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, यानी कि सेम होता है, बस पोजीशंस चेंज हो जाती हैं इनकी। और एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, उसमें आपके पास तीन जो है ना वो वैल्यूज़ आती हैं, तीन आपके पास सेट्स होते हैं, पहले ए यूनियन बी के दरमियान ब्रैकेट है, और फिर बाद में बी यूनियन सी के दरमियान। और कुछ भी नहीं है ऐसा। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ में आपने क्या करना होता है, ए है ना, तो ए को एक दफ़ा बी के साथ लिखा, और एक दफ़ा ए को सी के साथ यूनियन में लिखा, एक दफ़ा इंटरसेक्शन में लिख दिया। इंडिपेंडेंट सॉरी आइडम्पोटेंट लॉ में क्या कहते हैं कि ए यूनियन ए जो आप लेंगे, अगर वो ए के इक्वल ही आएगा, अगर ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो वो भी ए के इक्वल आएगा। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने इनको एक दफ़ा रीड कर लेना है। डी मॉर्गन्स लॉ जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, और ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। फिर पार्टीशंस कुछ आ जाती हैं जो कि डिसजॉइंट सेट में आती हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। आपके पास जो ना सेट है ना, उसकी जब आप डिवीजन्स कर देते हो ना, एक बड़ा सेट है, आपने उसके छोटे छोटे सेट बना दिए, तो ये पार्टीशन हो जाती है बेसिकली। क्लास ऑफ सेट क्या होती है आपके पास, कि एक जो है ना वो सेट है ना, अ सेट ऑफ सेट्स इज कॉल्ड क्लास, कि आपके पास एक सेट है, आपने सारे सेट्स को मिला के एक सेट बना लिया, तो वो एक पूरी की पूरी क्लास बन जाएगी। ठीक है, पावर सेट जो है ना, उसमें आपने क्या करना होता है, सारे के सारे सबसेट्स को लिखना होता है, ए के जितने भी सबसेट आपके पास बन रहे हैं उसको पी ए से डिनोट करते हैं। अब जैसे एग्जांपल है कि आपके पास ए में दो आ रहे हैं, एच और टी, हेड और टेल आ रहा है। आप इसको कैसे कैसे लिख सकते हो, पहले आप इसको खाली लिख सकते हो, फिर हेड के साथ टेल को लदा, फिर इन दोनों को इकट्ठा लिख सकते हो। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, ये भी आ जाता था 2 नंबर का क्वेश्चन। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करते हैं, ए और बी गिवन है, उनमें आप क्रॉस साइन लगाते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी उसको कहते हैं, और आपस में जो इनकी वैल्यूज़ होती हैं उनको वन बाय वन जो है ना वो लिखते जाते हैं साथ। मैं आपको ये बताती हूँ, देखें ए की वैल्यू क्या है, ये एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ मैं। ए की वैल्यू क्या है, एच और टी, और बी की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर 6 तक। तो आपने ए क्रॉस बी फाइंड करना है। एच को एक दफ़ा 1 के साथ लिखा, एच को 2 के साथ, एच 3, एच 4, एच 5 और एच 6। आपने ये पेयर बना लिया। फिर T1, T2, T3, T4, T5 और T6 आपने ये पेयर बना लिए, तो ये आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाती है। फिर कुछ ट्री डायग्राम की शेप में उन्होंने बताया हुआ है, आपके पास ए और बी गिवन है। ठीक है, तो क्या करना है आपने, हेड और टेल था आपके पास, एक हेड था ए में और एक था टेल। बी में आपके पास 1 भी था, 2, 3, 4, 5 एंड 6 गिवन था। तो आपने क्या करना है, एज को पहले लेना है 1 के साथ। अच्छा, इधर इनसे मिस्टेक हुई, इन्होंने 1 के बाद सारे 1 1 लगाया मैं, यहाँ पर 1 के बाद 2, 3, 4, 5 एंड 6 आना है। एज को पहले 1 के साथ लिखा, एज को 2 के साथ, फिर एज को 3 के साथ, 4 और 5 और 6, फिर इस तरह से टी को 1 के साथ, T2, T3, T4, T5 एंड T6। तो वही बात है जो मैंने बता दिया आपको। दूसरा ये कहते हैं कि आपके पास ए क्रॉस बी जो होता है ना, वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं आता, तो ये आपके पास एक एमसीक्यूज़ है, इसको आपने याद रख लेना है। ठीक है, और नेक्स्ट यही चीज़ जो है इन्होंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन की हुई है, हेड और टेल को लेके जो है ना वो करके बताया हुआ है, और इसको आप देख लीजिएगा, सेम एज इट इज़ ही हैं। और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेक्चर नंबर 17 पे आ जाएँ। परमुटेशंस का कॉन्सेप्ट आ गया है। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं,
परमुटेशन आपके पास होता है जिसमें हम सेट्स को पहले ऑर्डर देते हैं और उनको उनकी प्लेस पे लिखते हैं। इसका फार्मूला आपने अच्छे से याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। एन आपके पास जो है ना वो नंबर वैल्यूज़ होंगी और आर आपके पास जो है ना वो ऑर्डर्ड आ रहा होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स का जो है ना कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। अब देखिए इन्होंने आपको 7 का फैक्टोरियल दिया तो कैसे फाइंड करते हैं। फैक्टोरियल का मतलब होता है जो वैल्यू गिवन की है उसको आप ओपन करते जाएं इसके प्रीवियस की तरफ, यानी कि 7 है तो 7 में से -1 किया 6 में से -1 करेंगे 5, और यानी कि एक एक स्टेप आपने जो है ना एक नंबर माइनस करते जाना होता है। तो 7 है तो 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई 4 3 2 एंड 1। तो ये कह लें कि आपके पास ये डाउनवर्ड जो है ना वो ओपन हो रहा है, ठीक है। 6 है तो 6 का फैक्टोरियल क्या होगा 6 5 4 3 2 एंड 1, और ये बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी आप निकाल लें ना 7 का फैक्टोरियल तो निकल आएगा, ज़रा से 6 का निकल आएगा। इस ये एक इम्पॉर्टेंट आपके पास जो है ना वो फार्मूला है कि फार्मूला नहीं सॉरी बात आपके पास कि ज़ीरो का फैक्टोरियल है ना वो 1 के इक्वल होता है। एमसीक्यूज़ आ जाता होता है और बच्चे ये ना करें कि ज़ीरो का फैक्टोरियल 0 लिखा है, ज़ीरो का फैक्टोरियल भी 1 के इक्वल होता है। आगे 4 P3 जो है ना आपके पास परमुटेशंस है। 4 आपके पास n है, n फैक्टोरियल को ऊपर रखा यानी कि 4 का फैक्टोरियल ऊपर डिवाइडेड बाय 4 माइनस ये जो 3 है ना ये r की वैल्यू 3 की जगह पुट किया इसको, और इसका आपने फैक्टोरियल ओपन किया, नीचे 4 में से 3 निकालेंगे तो 2 बच जाएगा। ऊपर 4 का फैक्टोरियल ओपन करें 4 3 2 1, जो कटिंग होती है वो कटिंग करेंगे आप तो आपके पास 24 आंसर आ जाएगा। ऐसे इन्होंने जो है ना आपको नेक्स्ट इसमें जो है ना इन्होंने बताई हुई है बना के आपको ABCD अरेंजमेंट कैसे बनती हैं। ये 24 आंसर है ना, उन्होंने बताया कि देखो आप इस तरह से हम 24 आंसर लाए हैं। सिंपली ABC को लिखा, फिर इनको इंडिविजुअली लिखा, फिर इनको मिला के लिखा, और फाइनली जो है ना इन्होंने बता दिया कि हमने सैम्पल स्पेस जो है ना वो कैसे बनाए हैं, ठीक है। इस तरह से परमुटेशन भी आपकी हो गई कवर। मज़ीद जो है ना कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं इन्होंने, आपने इनको देख लेना। अच्छा ये वर्ड इन्होंने बताया हुआ है आपके पास है कमेटी, आप इसको किस तरह से राइट कर सकते हैं। एन आपके पास आएगा टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी होती हैं, तो हमने कहा एन जो है ना ये कमेटी वर्ड जो है ना वो गिन लिए हमने कि कितने हमारे पास जो है ना ये वर्ड्स बन रहे हैं। ये टोटल 9 वर्ड्स बन रहे थे तो एन आपके पास आ गया 9। अब आपके पास जो है ना देखें N1 यानी कि आपके पास सी कितनी दफ़ा आया, ओ कितनी दफ़ा आ रहा है, एम कितनी दफ़ा आ रहा है, आई और टी कितने टाइम्स आया है, 3 कितने टाइम्स आया। आपने वो चीज़ें डाउन वर्ड लिख लेनी है। जब आपने इनको नोट कर लिया एन फैक्टोरियल को ऊपर लिखें, जो टोटल 9 था उसको ऊपर लिखा, और ये कितनी कितनी दफ़ा कौन कौन सी चीज़ आ रही थी उसको आपने नीचे 9 के डिवाइड किया। जब ये आ जाएगा तो उसके बाद जो है ना आपने इनको ओपन कर लेना है और इसका सम फाइंड करके लिख लेना। रूल्स हैं, फिर कम्बिनेशन आ जाता है। अच्छा इसमें जो परम्यूटेशन है उसमें जो है ना आपका ऑर्डर मैटर करता है, जबकि आपके पास जो कम्बिनेशन है ना उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, बस इन दोनों में ये फ़र्क होता है, ठीक है। तो टोटल कम्बिनेशन आपके पास सिंबल क्या आता है NCR होता है, आप इसको N और R भी लिख लेते हो बीच में स्पेस डाल के। इसका फार्मूला जो है ना आपके पास ऑलमोस्ट परमुटेशन के फार्मूले जैसा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आया है। एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल जो है ना वो परम्यूटेशन का फार्मूला था, तो इसमें क्या है सेम फार्मूला लेकिन नीचे आर फैक्टोरियल अलग से भी आ रहा है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल ब्रैकेट एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो कहते हैं कि आपके पास जो है ना कम्बिनेशन का फार्मूला परम्यूटेशन के इक्वल है अगर बीच में आर फैक्टोरियल आ जाए तो। इनको आपने देख लेना है, फिर आपको एग्जाम्पल्स गिवन की हुई हैं, आपने जो है ना इनको एक दफ़ा रीड करना है, देखना है पीछे जो मैंने बताई है ना सेम इसी की तरह ही होनी है। बस इसको कैलकुलेटर से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, एन और पी की आर की वैल्यू को डायरेक्ट भी यहाँ पर फार्मूले में पुट करके आप इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने दी हुई एक सवाल एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को आप देखें, एक करवा देती हूँ मैं आपको। अ 3 पर्सन कमेटी इज़ टू बी फॉर्म्ड, तो आपके पास आर जो है ना वो कितने पर्सन आ गए हैं 3, ठीक है। और कहते हैं कि हाउ मैनी वेज हम उनको जो है ना वो अरेंज कर सकते हैं सिंस द ऑर्डर इन विच 3 पर्सनस ऑफ अ कमेटी आर चूजन। आपने 3 पर्सनस को चूज़ किया है, टोटल कितने थे 10 में से, एन जो होता है ना वो टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होता है, तो एन आ जाएगा 10 और आपने कितने सेलेक्ट किए 3। अब कहते हैं कि आपने बताना है कि ये हम इसको किस तरह से जो है ना वो नोट कर सकते हैं, इसको किस तरह से हम बता सकते हैं कि कितनी हम चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप लगाएंगे कॉम्बिनेशन 10 का फैक्टोरियल ऊपर यानी कि एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल वाला फार्मूला लगाया, वैल्यूज पुट की और आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है ना ये सारी की सारी छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं,
इनको आपने देखे जाना चाहिए। सैम्पल बने हुए हैं एस इक्वल्स टू। तो ये आप कैसे बनाते हैं, आपके पास जब आप 2 डाइस को रोल करते हो ना, तो आपके पास जो है ना वो 2 सेट बनते हैं। ए जो है ना, अगर आपके पास 1 2 3 4 5 6 और 7 है, और एक और सेम यही ए है 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब है आपने एक ही डाई को 2 दफ़ा रोल किया, तो क्या होगा, आपके पास जो है ना कुछ सैम्पल्स बनेंगे 1 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 3 1 4 1 5। फिर ये ना ए का ए क्रॉस ए लेना है आपने, तो 2 1 2 2 2 3 2 4 सेम एज इट इज़ आपके पास 36 सैम्पल बनते होते हैं। तो ये आपने याद रखना है एस इक्वल्स टू आपके पास 36 सैम्पल्स हैं, ठीक है। और इसमें क्या करने वाला है, इवेंट्स क्या होते हैं आपके पास, ये चीज़ें भी हम देख लेते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देखें पहले। अच्छा पहले ये देख लेना इवेंट क्या है, फिर आप कहेंगे इवेंट्स नहीं पता चला कहाँ पे। इसकी एग्जाम्पल ये है, एनी सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस एस ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। अच्छा आपको ये जो आपके सारे सेट्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये पेयर्स, इनमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर लें, 1 1 कर लें, 3 2 कर लें, 5 2 कर लें, कुछ भी। तो ये स्पेसिफिकली कितने ना इंडिविजुअली इवेंट्स बनते हैं, ठीक है। फिर बताया हुआ है कि आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, जब आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं ना, यानी कि जो बीच शामिल नहीं है। ए देखिए ना, बताया हुआ है कि नॉट ए होगा ना, जो वो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट होगा, तो इसको आप ए बार से भी नोट कर सकते हो, इसके ऊपर ए के साथ सी भी आप इसको लिख सकते हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आपके पास 2 अगर इवेंट है ना, ए और बी, वो आपके पास कब होंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब बेसिकली है कि ये डिसजॉइंट चीज़ है, ठीक है। तो वो डिसजॉइंट जब उनके दरमियान कोई भी पॉइंट जो है ना वो कॉमन नहीं आ रहा होगा सेम टाइम के ऊपर, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव क्या होता है, जब उनमें 2 गिवन है ना इवेंट ए और बी, तो उनमें कुछ ना कुछ जो है ना पॉइंट कॉमन आ रहा होगा, जैसे कि जिसको हम यूनियन भी कहते हैं। तो ये दोनों डेफिनेशन से आपने इनको देख लेना है। फिर आपको मैंने ये चीज़ पहले भी बताई है, आपके पास है सैम्पल जो है ना ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया उन्होंने, ए जो है ना वो यू को हम माइनस कर देंगे ना ए में से, तो ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने जो है ना डायग्राम के थ्रू समझाई हुई है। कुछ एग्जांपल्स है नीचे, जैसे एक कॉइन है, आप उसको टॉस करते हो, ठीक है। तो कॉइन में हमारे पास चांसेस क्या होते हैं, यहाँ आएगा हेड, यहाँ आएगा टेल, तो 2 में से एक आने के चांसेस हैं। दोनों एक सेम टाइम पे दोनों नहीं आ सकते, तो इसकी हमारे पास जो है ना वो प्रोबेबिलिटी कहते हैं, बताएं क्या होगी, तो वो 1/2 होगी। इस तरह से कार्ड्स हैं, अगर डेक ऑफ कार्ड में से आप कार्ड जो है ना वो होते हैं ना उसमें से आप कोई भी सिलेक्ट, 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, जिसमें से डायमंड्स होते हैं कुछ, जो है ना कुछ एस कार्ड होते हैं, और इस तरह से जो है ना आपने क्या करना होता है, 52 कार्ड्स हैं, तो हर एक के आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 1/52 है, कि 52 में से कोई भी एक आ सकता है, ठीक है। इस तरह से आपके पास प्रोबेबिलिटी है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, सारे एग्जॉस्टिव का भी बता दिया, सैम्पल स्पेस बता दी, ये सारी चीज़ें रिपीट हुई हैं। इक्वली लाइकली का मतलब देख लें, जब 2 इवेंट है वो उनके दोनों के आने के चांसेस जो है ना एक बराबर होते हैं ना, उसको इक्वली लाइकली कहते हैं। जैसे हेड और टेल है ना, तो हेड के आने के चांसेस भी उतने जितने टेल के आने के, तो ये आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। अच्छा फिर आपके पास आ जाता है प्रोबेबिलिटी, कैसे फाइंड करते हैं, पी ए आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, आपने जो है ना वो ऊपर रखना होता है टोटल कितने आपके पास सेट आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी के इवेंट्स आ रहे हैं, और नीचे आपने उसको डिवाइड करना होता है टोटल जो है ना आपके पास सम जो आता है, जिसको हम एस कहते हैं। तो जैसे हमारे पास है, अगर ये एग्जांपल मैंने दिया कि कार्ड है, आप उसको ड्रॉ कर रहे हो, टोटल 52 कार्ड्स हैं, तो आपके पास एन एस आ गया 52, और आपने इसमें से कौन से सिलेक्ट करने हैं, रेड कार्ड। तो रेड कार्ड टोटल कितने होते हैं आपके पास, 13 कार्ड, सॉरी 26 कार्ड जो ना वो रेड होते हैं, तो 26 ऊपर आएगा, 52 नीचे आएगा। इनको डिवाइड करें, कटिंग करें, तो 1/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड वाला था, आपने इसमें से जो है ना वो कार्ड लेने, जिस द कार्ड इज 10, तो 10 कार्ड कौन से आ रहे हैं, 10 कार्ड्स में जो जो आ रहे हैं वो वैल्यूज आपके पास 4 थी, 4 को 52 पर डिवाइड करेंगे, 1/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास कॉइन है, आपने टॉस किया 3 टाइम्स, ये वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आते भी हैं। तो एक कॉइन 3 टाइम टॉस किया आपने, तो आपके पास पॉसिबिलिटी कितनी आएगी, 2 की पावर 3 लें तो वो 8 आ जाएगी। सैम्पल आपने जब बनाने ना, तो 4 हेड लेने, 4 टेल, फिर 2 हेड 2 टेल, फिर 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल करके आपके पास 8 सैम्पल बन जाएंगे। फिर उसमें आपने सिर्फ वो वाले कॉइन लेने हैं जिसमें एक दफ़ा हेड अपीयर हो रहा है। तो आपके पास ये जो शो हो रहा है ना, इसमें कितने सारे इवेंट्स में जो है ना वो
हेड एटलीस्ट सब में एक एक दफ़ा अपीयर हुआ, लास्ट वाले सिर्फ एक जो है जिसमें तीनों टेल है ना उसमें नहीं अपीयर हुआ, बाकी सब में हो रहा है। तो आपके पास 7/8 प्रोबेबिलिटी इसकी आ जाएगी। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको आपने जैसे जो है ना वो देख लेना। तो ये था आपके पास जो है ना आज के लेक्चर, जो कि मैंने आपको 15 से लेके तो 18 तक कवर करवाए हैं। होप सबको समझ आ गई होगी, अच्छे से इसको समझिएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, बाकी जो एग्जांपल्स मैंने मिस कर दिया आप उनको अच्छे से देख लीजिएगा। मैंने एक एक तो साथ उस जैसी करवाई हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।